नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इसमें चर्चा है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य में यदि वंश की बात किया जाए तो 4 वंशों ने शासन किया है। पहला है संगम वंश, दूसरा है संगम वंश के बाद में सालू वंश आता है, इसके सालू वंश के बाद में तुलु वंश आता है, इसके बाद में अराबीडू वंश आता है। ये 4 वंश जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे संगम वंश। ये सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे आता है। फर्स्ट टाइम पर ये विजयनगर में सबसे पहले आता है। और इस विजयनगर में सबसे पहला वंश कौन है, डायनेस्टी कौन है? संगम वंश। इस संगम वंश का जो संस्थापक है हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई हैं, मिलकर के स्थापना करते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि संस्थापक दोनों में से एक दिया जाए तो उत्तर हरिहर हो जाएगा। हरिहर ने पहला ये शासक है, ये पहला शासक है हरिहर। हरिहर प्रथम, ये पहला शासक है। इसकी खास विशेषता क्या है? इसने सबसे पहले, अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो कृष्णा नदी है और एक कावेरी। कृष्णा नदी के दक्षिण में एक कावेरी है, तो कावेरी के इधर में ही था कावेरी। चूँकि इधर में ये पांड्य राज्य है और इसकी राजधानी की बात किया जाए तो मदुरा। ये इसके क्षेत्र में नहीं था, तो इतना ये है विजयनगर। और विजयनगर में पहला कौन सा वंश आता है? ये संगम वंश। कृष्णा नदी से और कावेरी नदी के, कृष्णा नदी के दक्षिण में, कावेरी नदी के उत्तर में ही इतना क्षेत्र था विजयनगर। इसकी जब ये राजा बन जाता है तो पहले तुरंत ये राजधानी बना देता है। पहली राजधानी अगर बनाता है तो अनेगेंडी, पहला राजधानी बनाता है किसको? अनेगेंडी को, अनेगोंडी को राजधानी बनाता है। इस अनेगोंडी के बाद में अगर बात किया जाए क्या नाम है, राजधानी जो भी बनाता है अनेगोंडी है। तो इस अनेगोंडी के बाद में इसने दूसरे नंबर पे राजधानी बनाता है विजयनगर को अगर बात करें तो इसको आज हम्पी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो राजधानी इसी को माना जाता है। विजयनगर की राजधानी यदि दे दिया जाए ऑप्शन में तो विजयनगर की राजधानी हम्पी को विजयनगर कहते हैं। उस समय विजयनगर था, आज इसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। उस समय विजयनगर, आज हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो राजधानी हम्पी ये माना गया है। एकदम है, कर्नाटक में आता है। कहाँ आता है? कर्नाटक में। इस समय बात किया जाए तो कर्नाटक में आता है। इस समय बात किया जाए तो कहाँ पे आता है? कर्नाटक में। तो इसने पहले काम किया, राजधानी बनाया अनेगोंडी में, फिर उसके बाद में जो है विजयनगर बनाया, फिर आगे राजधानियाँ और बदलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी एक खास विशेषता क्या रही है? इसकी खास विशेषता, ये कृष्णा नदी से अगर देखेंगे तो यहीं पे एक तुंगभद्रा नदी ऐसे है, तुंगभद्रा नदी। ये कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये दोआब कहा जाता है। कृष्णा और ये तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी, इसके बीच का क्षेत्र दोआब कहा जाता है। दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जगह। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जगह। ये दोआब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, उपजाऊ भूमि था, ज़्यादा से ज़्यादा लगान राजस्व, भू राजस्व वसूला जाता था। यहाँ पर किला भी था, दुर्ग भी था। इस दुर्ग को अगर इधर की बात करें, ये इतने क्षेत्र की बात करें, ये एक बाद में राज्य बनता है। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, सुने भी होंगे। 1347 में बनता है। इस राज्य का नाम है बहमनी राज्य। और इसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। तो हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किया था। हसन गंगू जो है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इस बहमनी राज्य ने इस पर अधिकार कर लिया, आक्रमण कर दिया विजयनगर पर। और इसने जो है ये जो दोआब वाला क्षेत्र है, दोआब का जो क्षेत्र है जिसे हमने बताया ये दोआब का क्षेत्र है, इस दोआब के क्षेत्र को अगर बात किया जाए, ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है, इसके क्षेत्र को इसने जो दुर्ग वाला क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को बहमनी
ने आक्रमण करके जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब ये युद्ध, ये बहमनी जो राज्य है ये मुस्लिम एक राज्य है, मुस्लिम देश है, जिसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका पहले नाम वास्तव में कौन नाम है, हसन गंगू। तो हसन गंगू जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। और ये जो विजयनगर है ये हिंदू राज्य है, यहाँ पे ज़्यादातर शैव धर्म के मानने वाले हैं, केवल कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म को मानता है। शैव धर्म हो या वैष्णव धर्म, फिर भी हिंदू राज्य है विजयनगर। तो इसने आक्रमण कर दिया और इस दोआब के क्षेत्र को जीत लिया। और ये दोआब को जो क्षेत्र को जीता है, अब ये आक्रमण युद्ध हो गया। अब ये युद्ध चलता रहेगा। ये तब तक चलता है जब तक कि विजयनगर समाप्त नहीं हो जाता है, अर्थात 200 वर्षों तक बहमनी राज्य में और विजयनगर में शासन चलता रहता है। 200 वर्ष तक दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता है। ये उसी तरीके का युद्ध है जैसे आज के बाद देखा जाए, काफ़ी लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चला। अगर हमारी बात किया जाए तो भारत और चीन के बीच में काफ़ी लंबे समय से कुछ ना कुछ छिटपुट हुआ करता है। अभी आज की भी घटना है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये 200 वर्षों तक शासन चलता रहता है। तो एक तो पहले ये जान गए कि ये युद्ध का कारण बन गया है। अब इसके बाद में हरिहर प्रथम के बाद में बुक्का प्रथम, इसी का भाई, इसके मृत्यु के बाद में इसी का भाई गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पे इतना ही था कि हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी अनेगोंडी बनाया, फिर बाद में विजयनगर। इस विजयनगर को हम्पी कहते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि विजयनगर का ध्वंसावशेष कहाँ मिलता है तो हम्पी में मिलता है, क्योंकि विजयनगर का नाम आज के समय में क्या है, हम्पी। ये राजधानी है यहाँ पर, हम्पी कर्नाटक में आता है इसका। और इसने क्या किया है, इसके समय में क्या दोआब वाला क्षेत्र चला गया है। और इसमें अगर कुछ का बात किया जाए तो कुछ उस तरीके का खास नहीं दिखता है। जैसे और राजा करते हैं, इर्द गिर्द के क्षेत्रों को कब्जा करते हैं, आक्रमण करते हैं, शांति व्यवस्था लाते हैं, उपद्रव को दबाते हैं। सेमो भी काम किया, ये तो सभी के समय में ऐसा होता रहता है, तो बहुत विशेष नहीं। इसके बाद में अगर बात करें बुक्का जब द्वितीय आता है, इसको हटा दिया जाए तो पहला राजधानी अनेगंडी, नोट्स कर लीजिए। अब इसके बाद में अगर शासक दूसरा कोई होता है तो दूसरा बुक्का होता है। बुक्का ने अपने यहाँ संरक्षण दिया था। जो इसके पहले देखे हैं, इनके समय का इन्होंने दोनों लोगों ने गुरु मान लिया था। इन दोनों ने किसको गुरु माना था, विद्यारण को, विद्यारण को गुरु माना था। और इन्हीं के जो छोटे अनुज थे, इन्हीं के छोटे अनुज सायणाचार्य, तो जो इनके छोटे गुरु हैं सायणाचार्य, इन सायणाचार्य को, इनके छोटे अनुज हैं, विद्यारण के छोटे अनुज हैं सायणाचार्य। तो सायणाचार्य को इन्होंने जो है संरक्षण दिया था। संरक्षण किसको दिया था, सायणाचार्य को। सायणाचार्य यही विद्यारण से ही और सायणाचार्य से, मुख्य रूप से विद्यारण से ही। और ये सायणाचार्य कौन है, ये सायणाचार्य जो हैं ये वेदों के भाष्यकार थे। वेदों के भाष्यकार का मतलब टीकाकार कह सकते हैं। टीकाकार का मतलब कुछ लिखना, जो किताबें लिखी गई उसको जो है सरल भाषाओं में लिखना, समझा के लिखना, सरल भाषाओं में लिखना, टीका करना या भाष्यकार करना। तो ये वेदों के भाष्यकार हैं या टीकाकार कहिए, सायणाचार्य। इनको इन्होंने संरक्षण दिया था, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अब देखिए वेदों के, तो वेद इन्होंने इसलिए इस पे उपाधि लिया है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इस बुक्का प्रथम ने उपाधि लिया है, इस उपाधि का नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना संरक्षण किसको दिया था, इन्होंने। अब इसके समय की एक घटना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी विदेश नीति बहुत बढ़िया थी। विदेश नीति जो है सबसे अच्छी थी इसकी। इस विदेश नीति को इन्होंने मजबूत करने के लिए बुक्का प्रथम ने
बुक्का प्रथम ही जानना है। विदेश नीति को सफल बनाने के लिए इन्होंने इस विदेश नीति के तहत चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। चीन में दूत मंडल भेजा। तो किसने दूत मंडल भेजा? बुक्का प्रथम ने। किस विदेश नीति के तहत विदेश नीति को सफल बनाने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा। कई एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा शासक ऐसा है विजयनगर का जो बुक्का प्रथम में पहली बार ऐसा कर रहा है कि चीन में दूत मंडल भेज रहा है विदेश नीति सफल बनाने के लिए, और सफल भी रहता है इसका विदेश नीति। और क्या है, सायणाचार्य को संरक्षण दिया और इनकी उपाधि क्या लिया था? वेद मार्ग प्रथम। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही है। अब इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में हरिहर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। हरिहर द्वितीय। अब हरिहर द्वितीय क्या करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हरिहर द्वितीय पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ जानेंगे। यहाँ तक हो गया है, इसको हटा दिया जाए यहाँ तक। अब इसके बाद में एक थोड़ा सा और हम जानेंगे। जो हरिहर प्रथम के समय एक कृष्णा नदी है, एक गोदावरी है, ये दोआब का क्षेत्र है, ये कृष्णा है और ये तुंगभद्रा। ये जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब, इस दोआब का नाम था रायचूर। इस दोआब का नाम है रायचूर। इस रायचूर को चूंकि ये बहमनी ने अपने अधीन ले लिया था, बहमनी ने इस रायचूर को अपने अधीन ले लिया था। ये विवाद का कारण बना था और ये युद्ध इनके दोनों के बीच में, ये विजयनगर है, विजयनगर, इन दोनों के बीच में युद्ध चली रहा है। 200 वर्ष तक शासन चलता है। तो ये जब बुक्का प्रथम आता है, गद्दी पर बैठता है, तो ये रायचूर को मांग करता है कि भाई रायचूर हमारा, हमको दे दीजिए। यहाँ का जो शासक है, शासक नहीं देना चाह रहा है, यहाँ का वजीर नहीं देना चाह रहा है। वजीर जो शासक का प्रधानमंत्री था वो नहीं देने चाह रहे हैं दोनों। तो इसलिए बुक्का प्रथम ने रायचूर दोआब को लेने के लिए युद्ध होता है। इस युद्ध में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, विजयनगर और बहमनी में युद्ध होता है। इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया है। बारूद का प्रयोग, मुख्य रूप से बारूद का प्रयोग किसने किया है? बहमनी ने ही, शासकों ने। तो इसके समय यानी कि बुक्का प्रथम के समय में बहमनी और विजयनगर के बीच में पहली बार दोआब को लेने के लिए बारूद का प्रयोग किया जाता है। पहली बार ऐसा दक्षिण भारत में होता है, या पूरे भारत में कहिए, दक्षिण भारत में होता है। अभी उत्तर भारत में नहीं आया है बारूद, दक्षिण भारत में ही पहली बार शुरू हुआ है। तो पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में भी पहली बार है। तो दक्षिण भारत में या कहिए पूरे भारत में कहिए, जो कि पहले दक्षिण भारत में होता है, बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ है। और इस दोआब मतलब रायचूर दोआब है, इस रायचूर दोआब को लेकर के इसमें बारूद का प्रयोग होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारूद का प्रयोग कहिए या बहमनी के, कहीं कहीं लिखा बहमनी के शासकों ने ही किया है, कहीं कहीं लिखा है दोनों ने किया है। तो हो सकता है दोनों ने, लेकिन मुख्य रूप से बहमनी शासक ने ही किया है। लेकिन इसमें इसको उतना सफलता नहीं मिला। इसके मान सम्मान में, सैनिक में वृद्धि हुआ है, लेकिन सफलता नहीं। अंततः संधि करना पड़ा, दोनों को क्या करना पड़ा युद्ध में? संधि। इस संधि में हुआ क्या है? संधि में ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी को जो है मध्यस्थता मान लिया गया कि कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी रहेगा, दक्षिण में विजयनगर। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी रहेगा और कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर। ये यानी कि संधि में यही हुआ, कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी और दक्षिण में विजयनगर। इसकी एक खास विशेषता ये रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी अगर बात करते हैं विजयनगर की, क्या नाम है इसका, विजयनगर की एक खास विशेषता ये और रही है, ये जो बुक्का प्रथम है, जो ये पांड्य राज्य था, मदुरा जिसकी राजधानी है, ये बुक्का प्रथम ने ही मदुरा पर आक्रमण कर लिया, बुक्का पर आक्रमण कर लिया और इस मदुरा को जीत लिया, अर्थात पांड्य राज्य को अपने में मिला लिया। अब ये इसके समय में आ गया। विजयनगर पूरा का पूरा सुदूर दक्षिण तक विजयनगर हो गया, सुदूर दक्षिण तक। और दक्षिण का जो प्रांतपति है, गवर्नर, अब यहाँ पे प्रांतपति कहिए मदुरा का
या गवर्नर कहिए, इस गवर्नर के लिए या प्रांतपति के लिए, जिसे इक्तादार कहते हैं, प्रांतपति, प्रांतपति इसका मतलब सूबेदार जो है, इसके लिए शब्द आया है नायक। यहाँ पे शब्द एक नायक मिलता है विजयनगर में। विजयनगर में नायक का मतलब क्या होता है? गवर्नर से या राज्यपाल से या प्रांतपति या इक्तेदार, जो एक प्रांत का एक मालिक होता है, तो इतने क्षेत्र का नायक किसे बना दिया गया है? इस बुक्का प्रथम ने अपने बेटे कुमारन को, अपने बेटे कुमारन, इसके बेटे का नाम नहीं जानना जरूरी है, लेकिन अपने बेटे को यहाँ का इक्तादार जानना ये जरूरी है। नायक शब्द, नायक शब्द का मतलब होता है गवर्नर कहिए या राज्यपाल कहिए या प्रांतपति या इक्तादार कहिए, जो एक बड़े भूभाग का जो है मालिक था। यहाँ पे इसके लिए विजयनगर में नायक शब्द आया है। तो इसको जो है अभी जब से जो मदुरा था यानी कि पांड्य राज्य की राजधानी है, अब ये नहीं रहा है, अब इस विजयनगर में शामिल कर लिया गया है। इसकी खास विशेषता। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं बुक्का के प्रथम के बाद में, बुक्का प्रथम के बाद में शासक कौन बनता भैया? बुक्का प्रथम के बाद में शासक बनता हरिहर द्वितीय। अगर हरिहर द्वितीय की बात करें, इसकी खास विशेषता क्या रही है, किस कारण ये चर्चाओं में रहा है, प्रसिद्ध रहा है? तो एक जान गए, दो जान गए, तीसरा इसके बारे में अगर बात किया जाए हरिहर द्वितीय के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि ये भारत है, ये पूरा का कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के ये तुंगभद्रा में पहले ये दोआब क्षेत्र था, ये पूरा ये पांड था, अब ये पांड नहीं रहा, अब पूरा विजयनगर हो गया, पूरा का पूरा विजयनगर, ये विजयनगर हो गया। इसके पास में एक है श्रीलंका, सभी जान रहे हैं श्रीलंका है, जहाँ के रावण हुआ करते थे पहले एक समय में। तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका पर ऐसा माना जाता है कि इसने श्रीलंका को भी जीत लिया, जीता, श्रीलंका को भी जीत लिया, ऐसा माना जाता है। और श्रीलंका को जीत करके यहाँ से राजस्व वसूलता था, राजस्व वसूलता था, श्रीलंका को जीत करके श्रीलंका से राजस्व वसूलता था। कौन? हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय राजस्व वसूलता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक इसके समय की एक घटना। दूसरी अगर घटना की बात करें हरिहर द्वितीय के समय, तो इसने बहुत ज़बरदस्त उपाधि लिया था। इसकी उपाधि की बात किया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो इसने एक उपाधि लिया है, उपाधि पूछा जाता है तो एक उपाधि लिया है राजाधिराज, राजाधिराज, महाराजाधिराज, 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 ऐसे कई उपाधि लिया है। राजाधिराज, महाराजाधिराज या राज परमेश्वर कहिए, राज परमेश्वर कहिए, या ये ज़्यादा पूछा जाता है राजाधिराज, महाराजाधिराज, राजव्यास, राजव्यास, राज वाल्मीकि। ऐसा राजव्यास और राज वाल्मीकि क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक था, बहुत ज़्यादा विद्वान था हरिहर द्वितीय। अपनी विद्वता के कारण और विद्वानों के संरक्षण के कारण ये राजव्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि धारण किया था। और अपने समय में कुछ अच्छा कार्य किया, कुछ अपने को मानता था, तो इसलिए राजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि लेता है। जब प्राचीन में देखेंगे, प्राचीन इतिहास में राजाधिराज का मतलब था, प्राचीन इतिहास में राजाधिराज का मतलब होता किसी के अधीन राजा, यानी कि सामंत जैसा। लेकिन महाराजा का मतलब होता है कि स्वयं राजा, अपने में स्वतंत्र राजा, यानी कि संप्रभु राजा। संप्रभु मतलब क्या है? संविधान में पढ़ेंगे, भारत एक संप्रभु देश है, आंतरिक मामलों में सर्वोपरि और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब होता है आंतरिक मामलों में सर्वोपरि, सर्वोपरि है तो समझ लीजिए स्वतंत्र है, और बाह्य मामलों में केवल स्वतंत्र, सर्वोपरि नहीं। तो
लेकिन यहाँ पर है ये राजाधिराज, महाराजाधिराज, राज परमेश्वर, राज व्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि लिया। और ये दोनों उपाधि का कारण क्या हमने बता दिया, विद्वता और अनेक विद्वानों के संरक्षण के कारण, स्वयं विद्वान था। क्लियर हो गया। और बताया ना श्रीलंका से ये राजस्व वसूलता था, ऐसा माना गया कि उसको जीत लिया था, इसीलिए इसके समय की इतना ही घटना। अब इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ये किस लिए चर्चा में है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है देवराय प्रथम, लेकिन एक लाइन में अगर जानेंगे देवराय प्रथम पे, देवराय प्रथम के बारे में सबसे पहले अगर बात करते हैं देवराय प्रथम के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के समय पूरे अगर संगम वंश की बात किया जाए, पूरे विजयनगर की बात किया जाए, तो सबसे पहले इसी के समय, देवराय प्रथम के समय सबसे पहले यात्री कोई आता है तो इसी के समय, सबसे पहले यात्री आया है इसी के समय। तो वो यात्री कहाँ का था, वो यात्री इटली का था। इटली का यात्री था, इसलिए इसको कहते हैं इतावली यात्री। उसका नाम था इतावली यात्री, इटली का था, इसलिए इसको इतावली यात्री कहते हैं। इसका नाम क्या है, क्या नाम इसका, इतावली यात्री का भैया अगर नाम क्या नाम है, निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी जो है इस का नाम है भैया निकोलो कोंटी या निको कोंटी भी लिख सकते हैं, निकोलो कोंटी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। साफ साफ लिख देते हैं, इस यात्री का नाम कैसे लिखा जाएगा भाई, एक मिनट देखते हैं। निको कोंटी साफ साफ, और क्या लिखा है, निकोलो कोंटी ये यात्री है। तो देवराय प्रथम के समय ही सबसे पहले कोई यात्री आता है। ये यात्री कहाँ का, इटली का है, इसलिए इसको इतावली यात्री कहते हैं, निकोलो कोंटी। इसने लिखा है अपनी पुस्तक में, इसकी पुस्तक का नाम उस तरीके का कंपटीशन किताब में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इसके अनुसार अगर बात किया जाए, जो भी लिखा होगा, डायरी लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा XYZ, तो उसमें लिखा है कि इस संगम वंश में अर्थात विजयनगर में या इसके शासनकाल में कहिए तो सती प्रथा प्रचलित था और साथ में बहुविवाह। तो इसके अनुसार इसने दो चीज़ बताया है, एक बताया है सती प्रथा प्रचलित था, दूसरा क्या बताया है, बहुविवाह प्रचलित था। सती प्रथा बताया है, बहुविवाह बताया है, इसके साथ में एक चीज़ और बताया है, दास व्यवस्था बहुत ज़्यादा था। दासों की खरीदारी बिक्री बहुत होता था। एक समय जब आप देखे थे तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, वो दासों का बहुत शौकीन था। दास का शौकीन मतलब दास रखने का, दासों से प्रेम करता था, दासों के शिक्षा के लिए बहुत व्यवस्था किया था। दासों की शिक्षा के लिए पहली बार व्यावसायिक शिक्षा लाया है, ताकि दास न रहें, अपने पैर पर खड़ा हो सकें, जीविका अर्जन कर सकें। दासों को बाहर भेजने से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दासों के संरक्षण के लिए दीवान बंदगान लाया था। फिरोज शाह तुगलक दासों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पर दास प्रथा बता रहे हैं कि दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित था। दास प्रथा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, दासों से काम लिए जाते थे। इन्होंने लिखा है इस दासों के क्रय विक्रय को बेस बग कहा जाता था। दासों का क्रय विक्रय होता था, दास का क्रय विक्रय, इस दास के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था, दास के क्या नाम है इसका, बेस बग कहा जाता था। तो यहाँ तक हम समझ में रहे हैं। इसके आगे हम अगले टॉपिक में बताएंगे, इसी पर हम स्टॉप लेते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके आगे अगले टॉपिक पे, इस पर कुछ नहीं है, इस पर यह है कि सबसे महान शासक यही है, सबसे महानतम शासक। महानतम क्या मतलब, इस वंश का अगर बात करेंगे, क्या नाम है इसका, संगम वंश का।
और पूरे अगर बात करेंगे पूरे विजयनगर में, तो अभी आगे आएंगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अपने वंश के भी महान शासक हैं और पूरे विजयनगर के सबसे महान शासक, और जो ये देवराय द्वितीय हैं इसी वंश के ही महान शासक हैं, केवल संगम वंश के लिए ही हैं, केवल संगम वंश, संगम वंश का महान शासक, केवल संगम वंश के महान शासक हैं ये देवराय द्वितीय, महान शासक। और ये विरूपाक्ष अंतिम शासक है। विरूपाक्ष कैसा शासक है? अंतिम शासक, अंतिम शासक है ये विरूपाक्ष द्वितीय, अंतिम शासक। अब अगर इनकी बात करी जाए क्या नाम है देवराय द्वितीय की, तो देवराय द्वितीय के समय ईरान का जो शासक है, अब ईरान के शासक ने जो है अब्दुल रज्जाक को राजदूत के रूप में भेजा था। इनके समय की अगर बात किया जाए तो ईरान के शासक ने, ईरान मतलब फारस होता है, इसको फारस तब कहा जाता था। तो फारस के शासक ने अब्दुल रज्जाक, इसका मतलब जो अब्दुल रज्जाक है ये राजदूत है। अब्दुल रज्जाक क्या है? राजदूत है। ये राजदूत है, यात्री है, कुल मिलाकर के राजदूत है। तो अब्दुल रज्जाक फारस का निवासी है, फारस के रहने वाले हैं। ये देवराय द्वितीय के समय भेजे गए हैं। तो देवराय द्वितीय के दरबार में, अब देखिए पहले किसके दरबार में आते हैं? इसके दरबार में। देवराय प्रथम के दरबार में क्या नाम इसका, निकोलो कॉन्टी आते हैं, वो यात्री हैं। और देवराय द्वितीय के समय फारस का यात्री, फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक आते हैं। इन्होंने भी यही लिखा है कि यहाँ पर सती प्रथा, बहुविवाह ये सब प्रचलित था, लेकिन इन्होंने दास प्रथा को भी ज़्यादा बताया है, जिसमें बताया दासों का क्रय विक्रय बहुत होता था, जिसे बेसबग कहा जाता था, बेसबग। इनके समय की घटना ये महान, और इन्होंने बताया कि इनके समय का ये यात्री है, इस प्रकार का सिस्टम बताया है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, खास है तो महान सबसे ज़्यादा सहिष्णु है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें इतना ही जानना है। और सबसे अंतिम में कौन हो जाता है? विरूपाक्ष। एक जो इसके आगे बनेगा आर्ट एंड कल्चर बनेगा, अगले वीडियो में रहेगा। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृतियाँ क्या रही हैं इस संगम काल की और विजयनगर की लेकर के। तो इसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद मित्र।